नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे भारत की आर्थिक रफ्तार से जुड़ी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ना इस वक्त दो बिल्कुल अलग दिशाओं में बढ़ रहा है। एक तरफ सड़कें हैं तो दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक्स। आखिर इस विशाल सेक्टर में रोड्स और रेलवेज के बीच ऐसी उलझी हुई स्थिति क्यों बन गई है? चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आर्थिक पहिए असल में किस दिशा में घूम रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स और रोड सेक्टर का चौथा क्वार्टर यानी Q4, जहाँ आने वाले समय की उम्मीदें थोड़ी फीकी लग रही हैं, और ठीक इसके विपरीत रेलवेज का रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आधुनिकीकरण के जोर पर अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। एक सेक्टर में थकावट है और रुकावटें हैं, जबकि दूसरा पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। किसी भी इकोनॉमी वॉचर के लिए ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2.9 लाख करोड़ रुपए ये सरकार द्वारा FY27 के लिए रोड सेक्टर को दिया गया बजट है। पैसों की कोई कमी नहीं है, एक मजबूत फंडिंग बेस है, लेकिन फिर भी इस सेक्टर को अचानक से कुछ भारी स्पीड बम्प्स का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि जब खर्च करने के लिए इतना पैसा मौजूद है तो जमीनी स्तर पर काम की रफ्तार अचानक धीमी क्यों पड़ गई? ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो हाईवे बनाने की स्पीड पर ब्रेक लगा रही हैं? तो आखिर ये स्पीड बम्प्स हैं क्या? अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो FY26 के पहले 8 महीनों में नए प्रोजेक्ट्स मिलने में 24% की भारी गिरावट आई है। सिर्फ यही नहीं, अप्रूवल्स में देरी और बिटुमेन, लेबर और लॉजिस्टिक्स जैसी चीजों की बढ़ती लागत ने कॉन्ट्रैक्टर्स की कमर तोड़ दी है। इसका असर Q4 में रोड EPC कंपनियों का EBITDA लगभग 14% गिरने का अनुमान है, और इनका शुद्ध मुनाफा यानी PAT करीब 25% तक लुढ़क सकता है। मार्जिन्स पर दबाव बिल्कुल साफ दिख रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं इस बारे में? एक्सिस डायरेक्ट के एनालिस्ट्स ने गौर किया है कि रोड कॉन्ट्रैक्टर्स अब अंधाधुंध बिडिंग नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह वो अब नए प्रोजेक्ट्स लेने की होड़ में आगे आकर अपने मार्जिन्स को बचाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। वो एसेट मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अपने पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स को बेचकर फंसा हुआ पैसा निकालना। साथ ही अपने बिजनेस को नए क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं ताकि इस मुश्किल दौर को सुरक्षित ढंग से निकाल सकें। अब यहाँ एक बेहद जरूरी सवाल उठता है, ये रोड कॉन्ट्रैक्टर्स इन घटते मार्जिन्स और रुकी हुई प्योर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से खुद को बचाने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं? जब आगे का रास्ता बंद नजर आ रहा हो तो वो अपना रास्ता और दिशा कैसे बदल रहे हैं ताकि ग्रोथ हासिल करते रहें? जवाब इनकी नई स्ट्रैटेजी में छिपा है। रोड बिल्डर्स ना अब बड़ी समझदारी से अपना पोर्टफोलियो उन नए क्षेत्रों में शिफ्ट कर रहे हैं जहां असल निवेश और ग्रोथ आ रही है। इनका नया फोकस अब सड़कें छोड़कर रेलवेज और मेट्रो प्रोजेक्ट्स, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, पानी की सप्लाई और यहाँ तक कि सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज पर केंद्रित हो रहा है। ये अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि जिंदा रहने और आगे बढ़ने की एक बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी बन चुकी है। हालांकि रोड सेक्टर में सब कुछ बुरा ही नहीं चल रहा। जरा 82,900 करोड़ रुपए के इस आंकड़े को देखिए। ये FY26 में इंडिया के हाईवेज पर हुई कुल टोल कलेक्शन का एस्टिमेशन है, जो पिछले साल के मुकाबले 14% ज्यादा है। बढ़ता हुआ ट्रैफिक और फास्टैग के लगभग पूर्ण विस्तार ने इस सेक्टर को एक बहुत बड़ा और नियमित सहारा दिया है। जब नए प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ गए हों, तब ये टोल रेवेन्यू एक अकेली और मजबूत उम्मीद की किरण बनकर उभरता है। चलिए अब हमारा ध्यान रेलवे ट्रैक्स की तरफ मोड़ते हैं। यहाँ का नजारा पिछले वाले से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ कोई सुस्ती या ठहराव नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त रेलवे बूम चल रहा है। रेलवे PSUs की ऑर्डर बुक्स तेजी से भर रही हैं, और ये मोमेंटम वाकई कमाल का है। ये तेजी सिर्फ रेलवेज को ही नहीं, बल्कि स्टील, सीमेंट और रोजगार जैसे अनेक क्षेत्रों को आगे बढ़ाकर पूरी इकोनॉमी को एक नई दिशा दे रही है। इस अभूतपूर्व तेजी के पीछे की वजह क्या है? 2.78 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट आवंटन इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपए के 100 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, और करीब 4000 किलोमीटर के 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही पूरे नेटवर्क का बिजलीकरण और नई ट्रेन्स का आना लगातार चल रहा है। ये वो हवाएं हैं जो रेलवे सेक्टर की पतंग को आसमान पर ले जा रही हैं। अगर हम शेयर बाजार की कुछ सबसे चर्चित रेलवे PSUs पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि हर एक का अपना एक अनोखा बिजनेस मॉडल है। IRFC को सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त है।
RVNL के पास आने वाले कई सालों के लिए एक विशाल ऑर्डर बुक है। IRCTC के डिजिटल टिकटिंग में मोनोपोली है। आईकॉन डाइवर्सिफाइड कंस्ट्रक्शन में माहिर है और राइट्स अपने हाई रिटर्न ऑन इक्विटी और बेहतरीन कंसल्टेंसी मॉडल के लिए जाना जाता है। इन सभी कंपनियों का मार्केट कैप इनकी विशालता और बाजार के इन पर अटूट भरोसे को साफ दिखाता है। अब इन सभी बड़ी कंपनियों में से आइए एक खास खिलाड़ी पर थोड़ा और फोकस करते हैं, रिटिस। आखिर इनमें ऐसा क्या खास है? इनके Q4 अर्निंग्स डेटा को एक माइक्रो केस स्टडी के तौर पर देखने से इस बुलिश रेलवे नैरेटिव को और करीब से समझा जा सकता है। ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि मैक्रो लेवल की तेजी किसी एक कंपनी की बैलेंस शीट पर कैसा असर डालती है। एक्सिस डायरेक्ट जैसे एनालिस्ट्स को पहले से ही उम्मीद थी कि राइट्स का ये क्वार्टर बेहद शानदार और मुनाफा बख्श रहेगा, और ये भरोसा कोई हवाई नहीं था, बल्कि राइट्स के पास मौजूद एक बड़े और ठोस एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक पर टिका था। बाजार को मालूम था कि इनके पास आगे काम की कोई कमी नहीं है, बस उसे एग्जीक्यूशन में तब्दील करने की बारी थी। और पता है क्या, ये अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। राइट्स ने अपने Q4 रेवेन्यू में 27.6% का एक जबरदस्त उछाल दर्ज किया। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेडिशनल क्षेत्र में ऐसी ग्रोथ आमतौर पर नहीं देखी जाती। उनकी आय बढ़कर 768 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई। एक ऐसे वक्त में जब सड़क निर्माण कंपनियां सुस्त पड़ी हैं, राइट्स का ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो इस रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे के असल ड्राइवर्स क्या थे? ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सपोर्ट सेल्स, जो पिछले साल सिर्फ 2.84 करोड़ रुपए थी, वो सीधे उछलकर 190 करोड़ रुपए को पार कर गई। ये सच में अभूतपूर्व है। डोमेस्टिक कंसल्टेंसी में भी करीब 5% की तेजी आई। हालांकि टर्न की कंस्ट्रक्शन सेगमेंट थोड़ा पीछे रहा और उसमें 16% की गिरावट आई, लेकिन इस विशाल एक्सपोर्ट सेगमेंट ने अकेले ही पूरे क्वार्टर को बचा लिया। और आगे के भविष्य की तरफ इशारा करता ये आंकड़ा देखिए, 9,416 करोड़ रुपए। ये राइट्स का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर बुक है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले कई सालों तक कंपनी के पास नए काम और रेवेन्यू की कोई कमी नहीं होने वाली। किसी भी लंबे दौर के निवेशक के लिए ऐसी क्लियर मल्टी ईयर विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होती है। पर ठहरिए, हमें पिक्चर का दूसरा साइड भी देखना चाहिए ताकि विश्लेषण निष्पक्ष रहे। एक तरफ जहां रेवेन्यू में शानदार 27.6% की बढ़ोतरी हुई, वहीं राइट्स का शुद्ध मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट एक्चुअली 2.3% गिर गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑपरेशंस की लागतें बढ़ने से उनका आंतरिक मुनाफा यानी ईबीडे मार्जिन सिकुड़कर 21.9% पर आ गया। रेवेन्यू भले ही बड़ा हो, पर बढ़ती लागतों ने कंपनी के सीधे मुनाफे पर असर जरूर डाला है। मुनाफा भले ही थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए मुस्कुराने की एक बड़ी वजह जरूर थी। रेट्स ने प्रैक्टिकली प्रति शेयर 2.75 रुपए का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जिन लोगों को स्थिरता और नियमित पे आउट चाहिए, उनके लिए ऐसी डिविडेंड यील्ड काफी आकर्षक होती है। ये इस बात को दिखाता है कि कंपनी अपने कैश फ्लो को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और FY27 की इस पूरे परिदृश्य का आकलन करते हैं। रोड सेक्टर में हम एक थोड़ी कॉशियस रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं, पर ये इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रोजेक्ट्स कितनी जल्दी बांटे जाते हैं। वहीं रेलवेज के पास आने वाले सालों का काम मौजूद है, पर वैल्यूएशंस अब काफी हाई हो चुकी हैं। और हाँ, दोनों ही सेक्टर्स में कुछ बड़े कॉमन रिस्क्स भी हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस से सप्लाई चेन का टूटना, प्रोजेक्ट डिलेज और बढ़ती लागतें। ये वो रियलिटीज हैं जिन्हें कोई भी मार्केट वॉचर नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो आखिर में सबसे बड़ा और सोचने वाला सवाल ये उठता है, एक तरफ देश में नए हाई स्पीड रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ रुकी हुई सड़कों के निर्माण को फिर से रफ्तार देने की कोशिश हो रही है। FY27 के इस सफर में इन दोनों में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन सबसे मजबूत रिटर्न्स लाकर देगा? ये एक ऐसी दिलचस्प रेस है जिस पर पूरे मार्केट की गहरी नजरें टिकी रहेंगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।